Hello dear students, welcome to you all in Pavanvag Academy. Today we are starting with same chapter, molecular basis of inheritance. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर्स या जीन्स, बट अब हम वो कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे फोकस कर रहे हैं हम लोग फोकस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स कौन से है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के प्रोसेस के लिए. अब यहां पे देखिए, हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में क्या देखा था, डीएनए आरएनए कैसे आए वो देखा था. हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे, हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए इज ओनली अ जेनेटिक मटेरियल. मतलब डीएनए ही है जो कि कैरेक्टर्स को या जीन्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है. बट अब यहां पे हमें आज क्या देखना है, जो डीएनए है हमने प्रूफ तो कर दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स को लेके जाएगा. बट अब हमें ये पता करना है कि जो डीएनए है, आपको पता है डीएनए का लोकेशन कहां पे है. डीएनए का लोकेशन है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है. कहां पे होगा डीएनए? डीएनए जो है एक सेल है, उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या है, डीएनए है. ये बात हमें पता है. अब हमें ये पता करना है कि जो डीएनए है, अब हमने ये क्यों लिखा है यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग, डीएनए को पैक क्यों करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि देखिए सेल है बड़ा, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है और उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एक लंबा सा डीएनए, अगर हम उसे स्ट्रेट पकड़े तो वो बहुत लेंथ है उसकी, तो एक लंबा सा जो डीएनए है उसे हमें फिट करना है इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर. अब उसे अगर फिट करना है छोटे से न्यूक्लियस के अंदर तो उसे पैक करना पड़ेगा. आपको पता है जब हमें कहीं आउटिंग के लिए जाना होगा, ज्यादा दिनों के लिए जाना होगा, तो हम हमारी बैग पैक करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कपड़े अगर ज्यादा हो रहे हैं उसे छोटा छोटा फोल्ड कर करके हम बैग के अंदर अरेंज करते हैं. तो वैसे ही अब इस बड़े से डीएनए को इस छोटे से न्यूक्लियस में फोल्ड कर करके एडजस्ट किया गया है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, डीएनए पैकेजिंग. अब देखिए यहां पे भी आपको एक बात पता है कि नॉर्मली कितने सेल्स होते हैं, कौन से टाइप्स के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, कौन से, प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इकोलाई. और इकोलाई है एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का जो सेल है कैसा है, यह है बैक्टीरिया का सेल. ओके. और इसके अंदर जो डीएनए होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए. उनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म का होता है. और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे हमें सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए नहीं मिलेगा, बट वहां पे हमें स्पाइरल फॉर्म ऑफ डीएनए मिलेगा. डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मिलेंगी डीएनए की, बट यहां पे हमें कैसा मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए. ये भी क्लियर हो गया. क्या क्या क्लियर किया अभी हमने ये देखा कि क्या है, एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है. और एक बात है, इस न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों रहते हैं. यहां पे आपको दिखेंगे डीएनए और कहीं पे इसेंट्रिकली एक पार्ट है जो कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. और इसके अंदर होंगे आरएनए. ओके. और ये वाला जो है न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों में डिफरेंस है. न्यूक्लियस में क्या रहेंगे,
डीएनए। गॉट इट? न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, न्यूक्लियोलस के अंदर है आरएनए, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल में से कौन से मिलेंगे? डीएनए और आरएनए दोनों भी वहां पे प्रेजेंट है। ये बात हुई यूकैरियोट्स की, ये बात हुई प्रोकैरियोट्स की। अब अगेन हमें क्या देखना है? हमने देख लिया कि डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर बड़ा है, उसकी लेंथ बड़ी है, नॉट स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ बड़ी है, उसे हमें फिट करना है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। ये तो बात की हमने यूकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रोकैरियोट में अगेन क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियस है ही नहीं, उसके अंदर डायरेक्टली क्या है? डीएनए है, और इस डीएनए को कोई न्यूक्लियस नहीं है कि जिसके अंदर ये डीएनए को रखा गया है, मतलब कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। वैसे प्रोकैरियोट्स में आपको क्या दिखेगा कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये वाला डायरेक्टली साइटोप्लाज्म है। गॉट इट? और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला है जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए। वैसे यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में आपको क्या दिखेगा? ये वाला है साइटोप्लाज्म। ओके, ये वाला साइटोप्लाज्म है, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, या फिर वो क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं, जिसके अंदर अगेन जीन्स है। अब देखिए, यहां पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। ये वाला है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे ये वाली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये डायरेक्टली इट इज एक्सपोज टू द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जब यूकैरियोट्स में हम देखेंगे तो हम सबसे पहले फोकस न्यूक्लियस पे करेंगे कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर उसे फिट करना है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में हमें क्या करना है? एक छोटे से सेल के अंदर उस डीएनए को हमें फिट करना है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अब प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं। आपको ये बात पता चल गई कि डीएनए की पैकेजिंग हम करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि डीएनए की लेंथ ज्यादा है, और उस ज्यादा लेंथ वाले डीएनए को, क्योंकि देखिए ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीन्स है। अब उन जीन्स को क्या करना है? वो जीन्स को आगे के जनरेशन में भी लेके जाना है, और जितना उसके पास क्या है जेनेटिक मटेरियल है वो सब यूज होने वाला है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को कट कर डाले और उसे निकाल दे, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? किसी को कट नहीं करना है, किसी को बाहर नहीं निकालना है, रखना सबको अंदर ही है, बट उसे हमें क्या करना है? प्रॉपरली अरेंज करना है, प्रॉपरली पैक करना है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वाली बात क्या ध्यान में रखना है? हमें यहाँ पे सेल की साइज को देखना है। जैसे हमने यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस को देखा, वैसे यहाँ पे सेल देखना है। अब नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी कैसे है? छोटे ही है, और उनकी साइज होगी 2 to 3 माइक्रोन। अब उस 2-3 माइक्रोन के साइज के सेल के अंदर बड़े से डीएनए को क्या करना है? रखना है। अब इसके लिए अगेन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? न्यूक्लियोइड। मतलब क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल, ये जो सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए आपको दिख रहा है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। अब वो जो न्यूक्लियोइड है वो अगेन कैसा है? स्मॉल सर्क्यूलर। देखिए यहाँ पे अब हम कैसे बात कर, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे स्मॉल लिखा है, बट वो स्मॉल है नहीं, वो स्मॉल पैकेजिंग के बाद बना है। गॉट इट? स्मॉल सर्क्यूलर हाईली फोल्डेड।
हाईली फोल्डेड है, उसके बाद वो स्मॉल बना है। हाईली फोल्डेड नेकेड डीएनए कैसा है, जिसे हम देख सकते हैं, और उसके पास और क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट है। गॉट इट। देखिए यहां पे हमने क्या देखा कि ये वाला जो सर्कुलर क्या है, डीएनए है, वो कैसा है, स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड डीएनए। ओके, अब वो जो नेकेड डीएनए है वो कैसा है, उसमें 11,000 लॉन्ग पेरीमीटर उसका है। क्या है, अब हमने यहां पे डायमीटर नहीं देखा है, पेरीमीटर देखा है, और उसके अंदर 4.6 मिलियन बेस पेयर्स है। कितने, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स है। अब देखिए यहां पे बेस पेयर्स पता है आपको, डू यू नो बेस पेयर्स, बेस पेयर्स क्या होते हैं। देखिए हम देखते हैं यहां पे बेस पेयर्स, व्हाट इज मीन बाय बेस पेयर्स। यहां पे नॉर्मली अगर देखा जाए, यह है डीएनए, ओके। अब इस डीएनए के अंदर हमें क्या देखना है, यहां पे बेस पेयर्स होते हैं। कौन सा है, बेस पेयर्स कौन से है, ए टी जी सी, मतलब कौन से है, एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। गॉट इट। ये वाले है बेस पेयर्स, और ये वाले जो बेस पेयर्स है इसके अंदर एडिनाइन और थायमिन जो है उनके अंदर जब एक पेयर फॉर्म होने वाली है, बोथ आर दी बेसिस, ओके, दे आर दी अमाइनो एसिड्स। अब देखिए यहां पे एडिनाइन और थायमिन जब पेयर फॉर्म करेगा तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, दे हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन देम, और यहां पे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। गॉट इट। अब देखिए यहां पे ये प्रेजेंट होंगे, ए टी जी सी, अगेन ए टी, ऐसे ये सब प्रेजेंट रहेंगे। और अगर सर्कुलर भी आपने देखा तो इसी तरह होगा। अब अगेन बढ़ते हैं, इसी तरफ आते हैं। देखिए यहां पे अगेन आपको क्या दिखा है, बेस पेयर्स आपको समझ में आ गया। ऐसे 4.6 मिलियन बेस पेयर्स इस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए में है। अब यहां पे मेन बात हमको ये भी पता चली कि वो जो डीएनए है वो इस सेल के अंदर है, और वहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और उसके पास में जैसे यूकैरियोट्स में पास में एक न्यूक्लियोलस था, वैसे यहां पे न्यूक्लियोलस भी नहीं है। गॉट इट। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब क्या क्या देखा हमने कि प्रोकैरियोट्स में, अब मैं इसे रिपीट क्यों कर रही हूं बार बार, ताकि ये आपको पिटपैट हो जाए। देखिए यहां पे हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पे इकोलाई का, और इकोलाई में हम न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, एक सेल की, क्योंकि सेल के अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए सेल के अंदर डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर फॉर्म में है, वो सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए उसके अंदर ही लोकेटेड है। और अब यहां पे देखिए उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और वो कैसा है, सबसे पहली बात है वो सर्कुलर है, स्मॉल है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हमने क्या देखा कि वो नेकेड डीएनए है। उसके अंदर कितनी बेस पेयर से, 4.6 मिलियन बेस पेयर से वो बना है। और मेन बात, उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए जो डीएनए है
वो डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, क्योंकि डीएनए को हमें जब पैक करना है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है, डीएनए के ऊपर चार्ज है निगेटिव चार्ज। ओके, डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है और वो सर्कुलर भी है और उसका डायमीटर यहां पे बताया गया है 350 माइक्रोमीटर। ओके, और यहां पे देखिए नेकेड डीएनए था, अब उसका कितना था 11,000 माइक्रोमीटर। अब देखिए यहां पे इस डीएनए को कौन सा, जो निगेटिवली चार्ज्ड है, जिसका डायमीटर है 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखिए अगेन यहां पे डिफरेंस है, यहां पे जो बोला गया है 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और यहां पे बोला गया है 11,000 माइक्रोमीटर लॉन्ग इन पेरीमीटर। देखिए आपको पेरीमीटर और डायमीटर आपको पता होगा, गॉट इट। पेरीमीटर यानी हम बस पेरिफेरल एरिया को देखने वाले हैं और डायमीटर मतलब हम इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है इसे देखेंगे। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस बड़े से डीएनए को आपको पता चल गया है, देखिए यहां पे 2 to 3 माइक्रोन का बस सेल के साइज है और उसके ये बड़ा सा डीएनए कैसे बैठेगा, सेल तो छोटा है। अब यहां पे उसको बिठाने के लिए उस छोटे से सेल के अंदर इस बड़े से सर्कुलर डीएनए को यहां पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोल्डिंग एंड लूपिंग। फोल्ड करना पड़ेगा उसे बार बार, जितने ज्यादा आप फोल्ड करो उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर इतना फोल्ड करना है कि उसकी साइज रिड्यूस होके 30 माइक्रोमीटर डायमीटर में आ जाए। देखिए हमने कितना डायमीटर देखा था एक्चुअल 350, फिर वो को कितना हो गया 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितने टाइम्स वो नीचे आ गया है, मेनी टाइम्स वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पहले था 350 माइक्रोमीटर, अब हो गया है 30 माइक्रोमीटर। अब देखिए यहां पे अब एक नेकेड सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये प्रोकैरियोट्स में है। अब ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ है और इसका हमने क्या देखा था 350, हमें क्या देखा था उसका डायमीटर, इसका हमने डायमीटर देखा था 350 माइक्रोन और अब यहां पे माइक्रोमीटर, फिर उसको कम करके कितना हो गया है 30 माइक्रोन। सबसे पहले वो कैसा था, सर्कुलर है, अनफोल्डेड है, वो क्रोमोसोम है, ये हमें पता है। ये वाला क्रोमोसोम कैसा है, सर्कुलर भी है और अनफोल्डेड है। कहीं पे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, नहीं फोल्ड्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आपको दिख रहा है कि फोल्डेड क्रोमोसोम है, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे फोल्ड करना है, इसे हमें फोल्ड करना है तो अगेन कुछ बातों को हमें फोकस करना है। यहां पे बढ़ते हैं अगेन। अब देखिए यहां पे अगेन हमने क्या देखा कि फोल्डिंग एंड लूपिंग करना है, उस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए को भी फोल्ड करना है और उसके लूप्स फॉर्म हो जाएंगे फोल्ड होने के बाद। अब यहां पे क्या होगा उसके बाद, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। अब आपको पता है कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग मतलब क्या, मतलब यहां पे हमें क्या करना है, इसे कॉइल करना है, किसी के ऊपर उसे क्या करना है, कॉइल करना है, फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद उस फोल्ड को अगेन फोल्ड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। और वो हमें किसकी करनी है, हर एक डोमेन की करनी है। और ये वाला प्रोसेस जब हो जाएगा कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग का, उसके बाद वो जो डीएनए है सर्कुलर फॉर्म ऑफ, उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी 2 माइक्रोन डायमीटर, 2 माइक्रोन उसका डायमीटर हो जाएगा। पहले हमने कितना देखा था 350 माइक्रोन और बाद में हो जाएगा 30 और उसके बाद हो जाएगा 2 माइक्रोन, गॉट इट। अब यहां पे देखिए पहले था 350 माइक्रोन जब ये अनफोल्डेड है, उसके बाद हुआ 30 माइक्रोन जब ये फोल्ड हुआ है। देखिए आपको देखना है, सबसे पहला है
अनफोल्डेड, गॉट इट। अनफोल्डेड में इसका डायमीटर है 350 माइक्रोन। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बस फोल्डेड है। कैसा है, फोल्डेड है, बस एक बार इसे फोल्ड किया है। देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बस क्या किया गया है, यहां पे ऐसे फोल्ड किया गया है। मतलब देखिए ये ऐसा इसे फोल्ड किया गया, गॉट इट। अब यहां पे फोल्ड करने के बाद देखिए कितना फोल्ड किया, कितने लूप्स आए, 40 to 50 लूप्स आने चाहिए। मतलब जितने ज्यादा उसके लूप्स आएंगे उतना उसकी साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कितनी हो गई वो, फोल्ड करने के बाद, और कितने फोल्ड्स हुए, 42 वेट 40 to 50 लूप्स, गॉट इट। अब थर्ड टाइम क्या होगा, यहां पे है रियल ट्विस्ट। अब देखिए यहां पे अगेन क्या हो गया, एक बार जो फोल्ड किया था ना, इसको अब अगेन फोल्ड करना है। आपने टेलीफोन की वायर देखी होगी, वो टेलीफोन की जो वायर होती है वो ऐसे ही लूप्स फॉर्म करती है। ओके, वो ऐसे ही क्या फॉर्म करेगी, लूप्स को फॉर्म करेगी। इस तरह से अगेन आपको क्या करना है, वहां पे लूप्स फॉर्म किए जाएंगे। ओके, देखिए जैसे आपको अगर देखना है तो देखिए अब यहां पे ये वायर है, ये वाली जो वायर है ये अब कैसे है, अनफोल्डेड है। बाद में इसका क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। ये लूप के जैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। कैसे, ऐसे क्या फॉर्म किया इसने, लूप्स को फॉर्म किया। और अब लूप्स मतलब एक बार वो फोल्ड हो गई और फिर हमें इसे क्या करना है, वापस इसे फोल्ड करना है इसके ऊपर। ऐसे हो गई है, देखिए एक बार फोल्ड हो गई और फिर वापस इसे हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड किया। मतलब बस इसे हमने क्या किया, सबसे पहले था ये सिंगल वाला, फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, एक बार फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया, फिर बाद में हमने इसको क्या किया, बहुत सारे लूप्स फॉर्म हो गए। ये हो गई इसकी कॉइलिंग। जब बहुत सारे लूप्स फॉर्म हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी कॉइलिंग हो गई। और अब जब इसे हम वापस कॉइल करेंगे, उसी के ऊपर, कॉइलिंग के ऊपर ही कॉइलिंग होगी, तो उसे कहा जाएगा सुपर कॉइलिंग। आ गई ये बात आपको समझ में। एक बार फोल्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लूप्स फॉर्म हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉइलिंग। और यहां पे जब उस कॉइलिंग को वापस से फोल्ड किया जाएगा उसे बोलेंगे सुपर कॉइलिंग। अब देखिए यहां पे फर्स्ट बार वो अनफोल्डेड था, सेकंड टाइम फोल्डेड हुआ, फिर थर्ड टाइम क्या हुआ, उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को अगेन क्या किया गया, फोल्डेड मतलब ही क्या बोलते हैं हम, कॉइल्ड। अब उसके बाद थर्ड टाइम क्या होगा कि सुपर कॉइल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या हुआ, सुपर कॉइलिंग, मतलब फोल्ड के ऊपर फोल्ड करने के बाद सुपर कॉइलिंग का प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ पे कितना रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे हुआ था 30 माइक्रोन और यहाँ पे हुआ है 2 माइक्रोन। हो गया 350 से कितना हो गया, अब 2 माइक्रोन हो गया। 350 पहले था डायमीटर, फिर उसका डायमीटर 350 से 2 माइक्रोन, मतलब इतना वो कम हो गया है। पहले 350 था, बाद में डायरेक्टली उसको 2 तक लाके छोड़ दिया है। गॉट इट। और ये किसके वजह से हो पाया है, फोल्डिंग, उसके बाद अगेन कॉइलिंग, फिर सुपर कॉइलिंग। अब अगेन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। देखिए यहां पे आपने देखा कि अनफोल्डेड स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसके क्या किए गए, उसको फोल्ड किया गया, फिर बाद में उस फोल्ड्स को अगेन फोल्ड किया गया, मतलब उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अगेन कॉइल किया गया, जिसे हमने सुपर कॉइलिंग कहा। अब उस सुपर कॉइलिंग में देखिए यहां पे भी क्या बोला है, ईच लूप इज इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड, हर एक लूप को इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल किया गया है। और फिर उसके बाद आपको यह क्वेश्चन आएगा
कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए अभी जब मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे इस वायर के साथ, कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पे कॉइलिंग है। देखिए अब हम वापस देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको क्या दिखेगा, कॉइलिंग दिखेगा, ओके। और उसके बाद आपको क्या दिखेगा, यहां पे कॉइल किया हमने, फिर उसको अगेन सुपर कॉइल किया, बट ये स्ट्रक्चर क्या रह पाएगा, देखिए मैंने छोड़ दिया, वो अगेन क्या हो जाएगा, छोड़ने के बाद वो वैसा ही हो जाएगा। बट यहां पे आपको अब पता करना है कि ये स्ट्रक्चर जब फोल्ड हो जाता है वो उसी स्टेट में रहना चाहिए फोल्डिंग के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोल्ड हो चुका है और वापस वो पहले जैसा ही हो जाएगा अनफोल्डेड स्ट्रक्चर, वैसा नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए, उसको फोल्डेड स्ट्रक्चर में रखने के लिए, इस फोल्डेड स्टेट में रखने के लिए कौन काम करेगा, यहां पे कौन काम करेगा, अब यहां पे आएंगे डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ये क्या करते हैं, दे आर मेंटेनिंग सुपर कॉइल स्टेट, गॉट इट। ये दोनों भी, डीएनए गायरेज है और ये डीएनए टोपोआइसोमरेज है, ये दोनों भी क्या है, दे आर एंजाइम्स, वो दोनों भी एंजाइम्स है। और ये दोनों एंजाइम्स क्या काम करेंगे, ये जो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है उसे उसी स्टेट में वो पकड़ के रखेंगे। मतलब ये दोनों एंजाइम है, इनका भी बड़ा रोल है डीएनए पैकेजिंग में, व्हाट इट। और अगेन हमने देखा कि जो डीएनए था, डीएनए कैसा था, निगेटिवली चार्ज था। अब डीएनए को कॉइल्ड और सुपर कॉइल किया है, बट उसके साथ निगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ अब कौन आने वाला है, अब आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है, अब नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये प्रोटीन है, बट उसका चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, इस वजह से उनमें क्या होने वाली है, अगेन बाइंडिंग होने वाली है। और बाद में ये दोनों भी, जैसे डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज जो है वो क्या करेंगे, सुपर कॉइलिंग स्टेट को वो मेंटेन करेंगे, वैसे ही जो हिस्टोन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, वो भी क्या करेगा, वो भी करेगा हेल्प, किसके लिए, वो हेल्प करेगा इस डीएनए को, सर्कुलर फॉर्म के डीएनए को कॉइल होने के लिए, गॉट इट। उसको अगर कॉइल होना है तो हेल्प करेगा ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन लाइक प्रोटीन। हो गई ये बात आप लोगों को क्लियर। देखिए यहां पे इस स्टेट में आपको क्या दिखा है कि यहां पे सबसे पहले आपने देखा सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम, उसके बाद आपने देखा फोल्डेड क्रोमोसोम, और जो फोल्डेड क्रोमोसोम है उसमें भी आपने देखा कि 40 to 50 लूप्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो 40 to 50 लूप्स है ना वो फॉर्म हुए हैं। अब हर एक लूप आगे जाके, हर एक लूप 40 to 50 लूप्स में से हर एक लूप क्या करेगा, अगेन सुपर कॉइल होने वाला है। ये लूपिंग तो हुआ है बट ये खुद भी अगेन खुद के ऊपर ही कॉइल हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो अगेन कॉइल हो गया, सुपर कॉइलिंग इस प्रोसेस को बोलेंगे। फिर यहां पे सुपर कॉइल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर हम बोलेंगे। और फिर उसके बाद यहां पे अगेन इसे हमने क्या बोला है, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम। यहां पे देखिए किसी जगह पे आपको दिखेगा कुछ क्रोमोसोम्स है या फिर कुछ लूप्स है वो कॉइल्ड है, और कुछ जो है वो कैसे है, कुछ क्रोमोसोम्स है वो नॉट क्रोमोसोम्स, कुछ इसका कुछ पार्ट है, वो कुछ पार्ट आपको कैसा दिखेगा, अनकॉइल्ड दिखेगा। ये क्रोमोसोम का ही पार्ट है, गॉट इट। मतलब इसको क्रोमोसोम क्यों कहा गया है कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है, बट अब हम इसे डीएनए भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे का ही पार्ट है। अब देखिए यहां पे कुछ पार्ट इसका क्या है, अनकॉइल्ड है। अब वो अनकॉइल्ड क्यों हुआ है, क्योंकि जब कॉइलिंग होता है तब एक निक फॉर्म होता है, मतलब एक गांठ आ जाती है, नॉट आ जाती है बीच में, और अब उसके लिए भी काम कौन करेगा, डीएनए गायरेज। और अगेन डीएनए गायरेज ये भी काम करता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग को, वो उसमें हेल्प करेगा, रोकने को वो हेल्प करेगा।
अब देखिए आगे, आपको लास्ट में क्या देखना है, पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम। देखिए दो चीजें आपको दिखी, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम भी दिखा, पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम भी दिखा। देखिए यहां पे अगेन क्या दिखा है आपको, लूपिंग तो हुआ है, और वो लूपिंग के बाद में सुपर कॉइलिंग नहीं हुआ है। गॉट इट। इस तरह से जो डीएनए है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल और सुपर कॉइल होगा, और फिर वो कैसा बन जाएगा, 350 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, वो इतना वो रिड्यूस हो जाएगा, और फिर वो जो डीएनए है दैट इज रेडी टू फिट इन दैट ई कोलाई सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर प्रोकैरियोट्स में उस डीएनए का पैकेजिंग हो गया है, ऐसा हम बोलेंगे। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। अब देखिए यहां पे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग, अब हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक जो सेल है वो अलग था। उसके अंदर क्या था, हमने देखा कि ये वाला है यूकैरियोटिक सेल, और उसके अंदर हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है जो कि है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगेन एक छोटा सा पार्ट आपको कहीं पे नजर आएगा, वो प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। और फिर यहां पे अंदर आपको नजर आएगा जेनेटिक मटेरियल, या हम बोल सकते हैं डीएनए। गॉट इट। और यहां पे हमने ये भी देखा कि यहां पे साइटोप्लाज्म था, और यहां पे क्या प्रेजेंट था, यहां पे प्रेजेंट था न्यूक्लियोप्लाज्म। गॉट इट। अब देखिए यहां पे इस यूकैरियोटिक सेल में, मतलब हम अगर हमारा खुद का एग्जांपल भी ले, वी आर यूकैरियोट्स। अब यहां पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली जो है, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिससे कि न्यूक्लियस क्या है, बाउंड है। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। देखा हमने अभी क्या है, एक छोटा सा इसेंट्रिकली लोकेटेड, वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है, इसेंट्रिकली मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर उसका लोकेशन है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए। गॉट इट। मतलब यहां पे आपको क्या दिखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस भी है, वो बाउंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और उस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, आरएनए है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। और यहां पे देखिए क्रोमोसोम्स है। अब अगेन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स और डीएनए क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है। अब देखिए यहां पे हमने देखा कि ठीक है ये क्रोमोसोम है, ओके, और ये वाले जो क्रोमोसोम्स थे, ये वाले क्रोमोसोम्स ही क्या हो जाते हैं, अगेन ये क्रोमोसोम्स का साइज रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करने के लिए ही वो जो डीएनए है उसका पैकेजिंग हुआ है, और बाद में उसको क्रोमोसोम के फॉर्म में रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है, ये बना कैसे है, ऐसे डीएनए से बना है। गॉट इट। ऐसे स्ट्रक्चर, ये वाला ही स्ट्रक्चर बाद में क्या हो गया है, यहाँ पे जाके कंडेंस्ड हो गया है, और उससे बना है क्रोमोसोम। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, और वो जो क्रोमोसोम है वो बना है डीएनए से। इस क्रोमोसोम को अगर हम क्या करेंगे,
अगर हम उसके कंडेंस स्ट्रक्चर को निकाल देंगे तो वो डीएनए है वहां पे ऐसे हमें दिखेगा। मतलब क्रोमोसोम जो है वो किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको अब? इसलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कौन सा डीएनए है और कौन सा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ही डीएनए से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वो उतना रिड्यूस हो चुका है और रिड्यूस होने के बाद वो इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। गॉट इट? अब देखिए ये वाला जो डीएनए है कैसा है, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है। कैसा है? लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसा 2.2 मीटर, अगर हम देखें 2.2 मीटर किसमें है, एक मैमेलियन सेल वाला जो डीएनए है, एक मैमल्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी साइज हम देख रहे हैं 2.2 मीटर, और वो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बैठने वाला है। अब यहां पे देखिए इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अगर इस बड़े से डीएनए को बैठना है तो उसे क्या करना होना होगा, उसे कंडेंस होना है, उसे कॉइल्ड होना है, उसे सुपर कॉइल्ड होना है। जैसे कि हमने पहले वाले स्लाइड में देखा प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ था, पहले वो फोल्ड हुआ मतलब ही कॉइल्ड हुआ और फिर सुपर कॉइलिंग हुई उसकी, और फिर वो उसकी जो साइज थी उसका जो डायमीटर था वो रिड्यूस हो गया, 350 से कितना बना, 2 माइक्रोन हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे 2.2 मीटर है। क्या है? 2.2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अगेन एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में आपको सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए दिखेगा और यूकैरियोट्स में आपको कैसा दिखेगा, स्पाइरल फॉर्म ऑफ डीएनए दिखेगा। स्पाइरल फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर स्पाइरल होगा। और अब देखिए आगे, अब ये सारा हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली किसने ढूंढा था, यहां पे आर कोनबर्ग, इन्होंने 1974 में इन्हें ये पता चला कि जो डीएनए है, ओके, जो डीएनए है उसके साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी है। ओके, जो डीएनए है उसके साथ अटैच्ड कौन है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी है, और उससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए यहां पे डीएनए के बारे में तो हमें पता चल गया है। अब देखते हैं है क्या हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके पहले भी प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि डीएनए जो है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज था और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बट उसे हमने डीप में नहीं देखा था क्योंकि वहां पे क्या देखा हमने, अगेन जो डीएनए था वो बस सर्कुलर था, बट यहाँ पे अब स्पाइरल भी है और उसकी लेंथ और भी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल हम देखते हैं कि हिस्टोन्स क्या है। अब ये हिस्टोन्स मतलब क्या है, ये सबसे पहले बात है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनके ऊपर का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, अगेन ये कौन से है, बेसिक प्रोटीन्स है। और ये जो है ये कौन से है, दे आर रिच इन अमाइनो एसिड्स। आपको पता है अमाइनो एसिड से हमने देखा कि बेस पेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, बट यहां पे ये जो हिस्टोन्स है, हमने डीएनए में देखा बेस पेयर्स का फॉर्मेशन, अब हिस्टोन्स जो है वो प्रोटीन्स है, बट एक्चुअल वो कौन से प्रोटीन से बने हैं, कौन से प्रोटीन्स उसके अंदर ज्यादा है। हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स है। अब उन 20 अमाइनो एसिड्स के भी अंदर से, उनमें से लाइसिन और अर्जिनिन, कौन से, लाइसिन और अर्जिनिन जो कि है अमाइनो एसिड्स, उनसे या फिर उनका जो अमाउंट है वो इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। कैसे है, अब इन्हें बेसिक प्रोटीन्स क्यों कहा गया है, क्योंकि दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। कौन से है 2 अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड अर्जिनिन। इसे फोकस कीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये आपके नेट या सीटी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। गॉट इट? कैसे, उनको हमने सबसे पहले हमने हिस्टोन देखे वो कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके बाद
वो बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन वो क्यों है? क्योंकि वो किससे बने हैं? ज्यादातर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कौन से प्रोटीन ज्यादा है? उसमें बेसिक प्रोटीन ज्यादा है जिनका नाम है लाइसिन एंड अर्जिनिन। गॉट इट? अब देखिए ये वाला जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर देखिए हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या फॉर्म करेगा? एक ऑक्टोमर वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और फिर हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। देखिए अब बात करते हैं इस न्यूक्लियोसोम की। है क्या ये न्यूक्लियोसोम? अब देखिए यहां पे न्यूक्लियोसोम कोर उसके अंदर है। क्या है? इस न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम कोर है। अब ये वाला जो कोर का फॉर्मेशन, देखिए ये वाला कोर है या फिर हम उसको बोलते हैं कॉइल है। ये कोर है, ये कैसे फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने? हर एक हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल से ये बना है। जैसे कि H2A, H2B, ये वाला भी आपको फोकस करना है, हो सकता है नीट और सीटी में आ ही जाए। H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, और इसमें अगेन होता है H1 जो कि यहां पे बोला गया है। कितना है? H2A, H2B, H3 एंड H4। और अब ये कैसे होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहां पे हमने देखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द हिस्टोन, 2 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है H2A, H2B, H4 और H3, और वैसे ही इसके नीचे ये जो दोनों है H2A, H2B, H2A, H2A, H4, नीचे H4 के नीचे H4 है और H3 के नीचे H3 है। इस तरह से ये कितने हैं? एक्चुअल 4 है। कितने? H2A, H2B, H3 एंड H4। अगर हम इस कोर के बारे में बात करेंगे, देखिए यहां पे अगेन मैं आपको एक बात क्लियर करती हूं। देखिए अगर हम बात करेंगे, वेट, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम एक्चुअल बना किससे है? सबसे पहले वो बना है न्यूक्लियोसोम कोर। इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियोसोम कोर। गॉट इट? और अब ये वाला जो न्यूक्लियोसोम कोर है वो किससे बना है? वो बना है ये वाले मॉलिक्यूल से, H2A, H2B, H3 एंड H4, H3 एंड H4। मतलब जो कोर है, ये कॉइल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं अब हम लोग बस। तो उसके अंदर कितने हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4, और हर एक के कितने हैं? टोटल है 4, और अगर ये 2-2 है तो यहां पे हो जाएंगे 8। टोटल फिर कितने हो जाएंगे? 8 मॉलिक्यूल्स। बट वो कहां पे है? न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर बस फीटेड है। बस न्यूक्लियोसोम कोर की बात कर रहे हैं हम लोग। हो गया? अब देखिए यहां पे इसके अंदर न्यूक्लियोसोम कोर है, और उसी के साथ दूसरा क्या है? दूसरा है एंड, ये सेकंड है, न्यूगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। न्यूक्लियोसोम किससे बना है? न्यूक्लियोसोम कोर, और यहां पे है डीएनए। गॉट इट? निगेटिवली चार्ज। ये वाला है कोर के अंदर जो भी मटेरियल है वो कैसा है? कोर के अंदर वाला मटेरियल है पॉजिटिवली चार्ज, और ये डीएनए है निगेटिवली चार्ज। अब यहां पे जितना डीएनए, ओके, जो डीएनए इसके ऊपर रैप होता है, ये वाला डीएनए, ये हमें दिख रहा है, ये वाला और ये वाला क्या है? डीएनए है। और ये कितने बेस पेयर्स का होता है? 146 बेस पेयर्स। ये भी अगेन फोकस कीजिएगा, ये भी आपके निट और सीईटी में आएगा। ये पूरा पार्ट ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे देखिए ये वाला कितने बेस पेयर्स का है? 146 बेस पेयर्स। ये वाला बस जो कि रैप हुआ है, और यहां पे ये रैप होते हुए कितना टर्न्स लेगा?
ये रैप हुआ है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टोमर, क्योंकि H2A, H2B, H3, H4 इसने क्या फॉर्म किया है बाद में? ये हर एक के दो दो मॉलिक्यूल्स आए हैं, टोटल 4 और 4 के 2 हुए यानी 8। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? हिस्टोन ऑक्टोमर। इसे भी आप फोकस कीजिए, हिस्टोन ऑक्टोमर, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, हिस्टोन ऑक्टोमर। गॉट इट? हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है आपको समझ में आ गया है। अब ये वाला जो हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हिस्टोन प्रोटीन से बना है और न्यूक्लियोसोम का एक पार्ट है, और न्यूक्लियोसोम का दूसरा पार्ट आएगा डीएनए की। अब ये डीएनए क्या होगा? इसके ऊपर रैप हो जाएगा, और जो डीएनए रैप होगा वो कितने टर्न लेगा? नॉर्मली अगर कहा जाए तो ये लेगा 1 या 2 टर्न्स लेगा, या 2.5 टर्न लेगा। और अब यहाँ पे इतने टर्न्स लेने के बाद वहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे कि हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। बट अब देखिए और एक बात इसमें बाकी है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है? इसके ऊपर 2 टर्न्स तो लिए हैं इसने, ऐसे, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ है? रैप हुआ है। कैसे? देखिए कैसे रैप हुआ है, आपको दिखाती हूं मैं। ऐसे एक, और ये, रुकिए बच्चों, ये हुआ है दूसरा। ओके, आपको कितना दिखेगा ये? वेट अ मिनट, देखिए यहां पे अगर देखें तो ये एक टर्न है और ये एक टर्न है, हो गया ये। बट अब यहां पे हमें क्या करना है? ये वाला जो है डीएनए का पार्ट और ये वाला डीएनए का पार्ट, उसके अंदर इन दोनों को भी फिट करना है हमें। ये वाला डीएनए का पार्ट जो अंदर एंट्री कर रहा है और जो दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा है, इन दोनों को क्या करना है? अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है? पेस्ट करना है, स्टिक कर देना है, ताकि वो उसी स्ट्रक्चर में रहे। तो उसको स्टिकिंग का काम कौन करेगा? यहाँ पे आएगा रोल अब H1 हिस्टोन का। अगेन ये भी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन ही है, बट इसे हम क्या बोलते हैं? H1। और अब वो यहां पे आने के बाद क्या कर देगा? इस जगह पे वो इन दोनों एंड्स को क्या कर देगा? क्लोज्ड कर देगा। और फिर अगेन क्या हो जाएगा? ये वाला जो डीएनए है ये यहीं पे रहेगा। अगेन ये डीएनए आगे जाएगा, अगेन आगे जाके फिर से वो क्या करेगा? 2 टर्न्स लेगा और फिर से नीचे यहाँ पे अगेन ये वाली हिस्टोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा H1। आ गई आपको ये बात समझ में? ये कैसे स्ट्रक्चर है? हिस्टोन है। हिस्टोन के अंदर क्या आपको क्या क्या दिखा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम कोर है, उस कोर के अंदर आपको क्या दिखे? हिस्टोन प्रोटीन्स दिखे, जो कि ऑक्टोमर का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और उस ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए है वो रैप होगा, वो 1 to 2 टर्न्स लेगा, और उसके बाद उन टर्न्स को अगर यहाँ पे क्या करना है? फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे उनको उस स्टेट में रखने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा। और जब एक ही स्टेट में उसे रख दिया है, फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। आपको यह बात क्लियर हो गई? न्यूक्लियोसोम हमने किसको कहा? देखिए यहाँ पे H1 प्रोटीन बाइंड्स द डीएनए थ्रेड वेयर इट एंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम। मतलब जहां पे उसने एंटर किया और वहां जिस यहाँ पे उसने एग्जिट ली है, उन दोनों तरफ को फिक्स कर देगा H1 हिस्टोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखिए। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है उसका रोल क्या है? जब तक H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं आएगा तब तक ये न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम उसे टोटल न्यूक्लियोसोम नहीं बोल सकते। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है? न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सी चीजें हैं? एक तो हिस्टोन प्रोटीन है और उसके साथ डीएनए भी है। और हिस्टोन प्रोटीन में सबसे पहले हमने देखा है कि न्यूक्लियोसोम कोर है। न्यूक्लियोसोम कोर में क्या हो रहा है? जो हिस्टोन प्रोटीन हमने देखे H2A, H2B,
4H3, ये चारों जो है वो दो दो मॉलिक्यूल्स लेके अंदर जाएंगे और वो ऑक्टोमर का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। फिर उनके ऊपर डीएनए क्या करेगा, रैपिंग करेगा, और रैपिंग करने के बाद अब उसको उसी स्टेट में रखने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन आएगा और वो क्या कर देगा, उसी स्टेट में उसे फिक्स करके रखेगा। कैसे कि वो जो डीएनए एंटर हो रहा है उसे और जो एग्जिट हो रहा है उसे, उन दोनों को वो क्या करेगा, फिक्स कर देगा, और फिर जाके न्यूक्लियोसोम का पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वहां पे होने वाला है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, बाद में अगेन दूसरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनने वाला है। इसलिए यहां पे क्या बोला है, एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स आर लिंक्ड विथ लिंकर डीएनए। अब बात करेंगे लिंकर डीएनए की। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ये है लिंकर डीएनए। क्या है ये वाला है लिंकर डीएनए। देखिए यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक न्यूक्लियोसोम है, ओके, और उस एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 2 टाइम्स ये क्या हुआ है, रैपिंग हुआ है डीएनए का। और बाद में रैपिंग होने के बाद अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर फिक्स करना है तो यहाँ पे होता है H1 हिस्टोन, यहाँ पे होगा H1 हिस्टोन, यहाँ पे होगा H1 हिस्टोन, ओके। और बाद में इनको क्या करना है, आगे जाके इस स्ट्रक्चर को अगेन लिंक करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ऐसे हमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन वहां पे देखना है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स वहां पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि जब तक बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन ना हो, उतना ज्यादा, जितने ज्यादा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा वो जो डीएनए है वो कंडेंस हो जाएगा। जितना ज्यादा वो कंडेंस होगा उतना उसकी साइज कम हो जाएगी, एंड नाउ इट इज एबल टू फिक्स इन द स्मॉलर न्यूक्लियस। अब देखिए यहां पे आपने ये तो देख लिया, अब देखते हैं, ओके, देखिए अब यहां पे हर एक, जैसे यहां पे लिखा है वैसे ही वहां पे आपने देखा कि एक न्यूक्लियोसोम जो है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम को जब कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करेगा और या लिंक्ड करेगा लिंकर डीएनए से, उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। और अगेन ये वाला जो लिंकर डीएनए है उसकी लेंथ भी वेरी होगी फ्रॉम 8 to 114 बेस पेयर। उसके बेस पेयर्स देखिए यहाँ पे जो लिंकर है ना ये वाला, इसे बोलेंगे हम लिंकर। अब ये वाला जो लिंकर है, या फिर मैं ग्रीन कलर लूंगी, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है इसे हम क्या बोलेंगे, लिंकर। ये भी आगे जाके एक लिंक हो जाएगा, इसे हमने लिंकर बोला है। अब ये वाला जो लिंकर डीएनए है, क्या है ये, लिंकर डीएनए। अब ये लिंकर डीएनए कितने बेस पेयर्स से बना है, ये लिंकर डीएनए अगेन बना है 8 to 114 बेस पेयर्स। उतने बेस पेयर्स उसमें भी है। 146 हमने देखे थे, जितने रैप होते हैं उसके ऊपर 146 थे। और जो लिंकर डीएनए है जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करेगा उसे हमने लिंकर डीएनए कहा। और उस लिंकर डीएनए के कितने बेस पेयर्स है, उसके है 8 to 114 बेस पेयर्स से वो बना है। अब देखिए यहां पे अगेन अगर हम देखें तो इसकी एवरेज लेंथ लिंकर डीएनए की कितनी होती है, 54 बेस पेयर्स। मतलब देखिए कम से कम 8, एवरेज 54 और ज्यादा से ज्यादा 114। अब देखिए यहां पे अगेन हमें क्या देखना है, हमने क्या देख लिया कि जो न्यूक्लियोसोम्स था वो न्यूक्लियोसोम कितने स्ट्रक्चर से बना है। सबसे पहले हमने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियोसोम कोर था, ये थी फर्स्ट बात हमने की। उसके बाद डीएनए था सेकंड, और थर्ड क्या था, इसके पास लिंकर डीएनए है, या फिर हम बोल सकते हैं जो H1 था उससे भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए इसलिए न्यूक्लियोसोम कोर देखा हमने, डीएनए जो रैप हुआ है वो देखा, और फिर लिंकर डीएनए देखा। अब न्यूक्लियोसोम
को न्यूक्लियोसोम कोर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे डीएनए जो रैप हुआ था उसके पास कितने बेस पेयर्स थे? 146 थे, और इसके पास कितने हैं? 54 है। तो 146 और 54 मिलके हो गए 200 बेस पेयर्स। इसका मतलब हर एक न्यूक्लियोसोम जो है वो कितने बेस पेयर्स से बना है? 200 बेस पेयर्स से वो बना है। गॉट इट? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? जो डीएनए रैप्ड है हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर, उनका बेस पेयर है 146, और एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करने के लिए एक लिंकर डीएनए जा रहा है। उस लिंकर डीएनए के पास कितने बेस पेयर्स है? 54 एवरेज हमने देखा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियोसोम पूरा कितने बेस पेयर्स से बना है? 200 बेस पेयर्स से वो बना है। अब आगे देखते हैं। अब हमने ये सब देख लिया, बट एक्चुअल पैकेजिंग कैसे होता है वो हमें देखना है। अब हमने न्यूक्लियोसोम भी देख लिया, उसके ऊपर डीएनए कैसा रैप हुआ वो देख लिया। अब देखते हैं एक्चुअल पैकेजिंग कैसे होगा। देखिए यहाँ पे अब पैकेजिंग जो है डीएनए का होने वाला है, उसके लिए क्या होगा? बिड्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं बिड्स ऑन द स्ट्रिंग। मतलब एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जैसे बिड्स या मोती हम बोल सकते हैं। ओके, उसके ऊपर जैसे मोती होते हैं रखे हुए, वैसा ये स्ट्रक्चर दिखेगा। और फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड मॉडल। इसे हम बोलेंगे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बिड्स मतलब क्या है? हर एक बिड मतलब क्या है? न्यूक्लियोसोम है। हर एक न्यूक्लियोसोम को हम बोलेंगे एक बिड, मतलब एक मोती। इसको क्या बोला गया है? मोती के जैसे दिखेगा, जैसे मोती की माला होती है उस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, और यहाँ पे ये कौन सा है जो मोती बना रहा है? मोती के जैसा स्ट्रक्चर, वो है न्यूक्लियोसोम। और बाद में स्ट्रिंग मतलब एक वायर के जैसा स्ट्रक्चर बीच में दिखता है, वो है लिंकर डीएनए। और फिर ये फॉर्म करेगा ऐसा, जब ये फॉर्म करेगा इस तरह के स्ट्रक्चर को, इसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इसका नाम है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अगेन इसे भी फोकस कीजिएगा क्योंकि ये भी आपके नीट और सीईटी में आ सकता है। अब देखिए, इसे हम बोलेंगे सोलेनॉइड फाइबर्स या स्ट्रक्चर। और ये कैसे दिखेगा? कॉइल्ड टेलीफोन वायर की जैसे दिखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे एक माला होती है उसके जैसे ये दिखेगा। अब यहां पे देखिए, क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम, ये दोनों इससे क्या होने वाले हैं? बनने वाले हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब यहां पे हमने हिस्टोन प्रोटीन्स को देख लिया, अब देखते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, जिसे हम बोलेंगे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब ये होते क्या है? ये है एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। क्या है ये? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन है जो कौन सा काम करते हैं? दे आर हेल्पिंग फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। और ज्यादा से ज्यादा कॉइलिंग हो गया है, फिर सुपर कॉइलिंग करना है, तो उसके लिए हेल्प करेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हो गई ये बात क्लियर? देखिए यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यहां पे देखिए ये वाला, यहां पे ये स्ट्रक्चर, ये सारे जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? क्रोमैटिन शोइंग बिड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। गॉट इट? अब देखिए यहां पे हमने क्या देखा? हमें यहां पे देखना है चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्मिंग 10 to 11 नैनोमीटर थिक फाइबर। अब देखिए यहां पे जो है, ये है एक, क्या है ये? एक न्यूक्लियोसोम है, और इसके ऊपर हमने क्या देखा है कि गॉट इट? अगेन देखते हैं, स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। ओके, देखिए ये अब नीचे से आया,
ओके बेटा, ओके देखिए यहां पे अब गॉट इट। अब देखिए यहां पे जो स्ट्रक्चर है आपको कैसे दिख रहा है कि बीच में आपको दिखेगा, यहां पे ऑक्टोमर प्रेजेंट है, हिस्टोन के ऑक्टोमर, और यहां पे इसे हमने क्या कहा है, लिंकर डीएनए कहा है, और उसके ऊपर रैप हुआ है 2 टाइम्स। रैपिंग किसका हुआ है, 2.5 टाइम या 2 टाइम्स जिसका रैपिंग हुआ है वो है डीएनए 146 बेस पेयर्स के, और ये वाला जो लिंकर डीएनए है वो है 54 बेस पेयर्स का। और यहाँ पे क्या है, लिंकर डीएनए वेरिंग इन लेंथ फ्रॉम 8 to 114 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, वही बोला है जो कि हमने इसके पहले इसके बारे में बोला है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको नेकेड आइज से दिखने वाला नहीं, बट यहाँ पे हमें समझ में आए इसलिए ये कैसे दिखेगा ये हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला फोल्डेड स्ट्रक्चर हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें छोटे से डायग्राम में दिख रहा है वैसे ये यहाँ पे बड़े डायग्राम में दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये दो क्या हुए हैं, 2 टाइम्स रैप हुआ है, और ये वाला है लिंकर डीएनए, और इसके अंदर हमको क्या नजर आ रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों मिलके ऑक्टोमर फॉर्म कर रहे हैं, और डीएनए जो है वो रैप हो गया है अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स। हो गई ये बात आपको क्लियर, गॉट इट। और यहाँ पे देखिए अब सोलोनॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे सोलोनॉइड फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर थिक फाइबर, देखिए यहाँ पे सोलोनॉइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोलोनॉइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जो कि एक तो आपको टेलीफोन के वायर के जैसे दिखेगा या फिर बिड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक मोती की माला जैसे होती है वैसे आपको ये दिखेगा। आपको पता है मोती की माला आप सबने देखी ही होगी कैसे होती है, एकदम पास में, वैसे ही रैपिंग करने के बाद ये वाले क्या है, न्यूक्लियोसोम है, और ये न्यूक्लियोसोम बाद में एकदम पास में आ जाएंगे, और वो पास में आ जाएंगे मतलब ही क्या, इसके ऊपर 2 टाइम्स, ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके ऊपर क्या हुआ है, 2 टाइम्स जो डीएनए है वो रैप हो गए हैं। इसके ऊपर हम क्या देखेंगे, जो डीएनए है वो 2 टाइम्स रैप हुए हैं, गॉट इट। और अगर ये 2 टाइम्स रैप होके पास में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दे विल गेट कंडेंस, मतलब ही उनकी साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एक्चुअली साइज रिड्यूस नहीं होगी, बट वो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बड़ा वाला डीएनए है वो बैठ पाएगा, गॉट इट। अब देखिए हमने कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग तो देख लिया कि बड़े से बड़ा डीएनए है वो एक ही न्यूक्लियस में कैसे बैठेगा। अब देखते हैं और 2 स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे हेटेरोक्रोमैटिन की। अब ये हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, अब ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, हेड्स जो थे उन्होंने इसे प्रपोज किया, और अब इनका फंक्शन क्या है, ये वाले जो हेटेरोक्रोमैटिन है एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दीज आर द रीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर ये रीजन्स है जो कि प्रेजेंट होती है। अब यहां पे देखिए दे आर जेनेटिकली इनएक्टिव, होगी बात क्या है, तो वो कैसे है, हेटेरोक्रोमैटिन कैसे है, जेनेटिकली इनएक्टिव। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर दे आर नॉट टेकिंग पार्ट, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए इसे क्या कहा गया है, जेनेटिकली इनएक्टिव। अब देखिए ये वाले जो है वो डार्कली स्टेन्ड क्यों है, वो डार्कली स्टेन्ड इसलिए है क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज को स्टेन करते हैं, अगर वो बहुत पास में है, अगर वो बहुत पास में है, देखिए आपके पास वो टिकटॉक वाला पेन आता है, उसके अंदर क्या होती है, एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को आप देखिए
अगर उसे हमने एकदम कंडेंस कर दिया, उस स्प्रिंग को हमने अगर कंडेंस कर दिया तो क्या हो जाएगा, और कंडेंस करने के बाद अगर हमने उसको कलर देने की कोशिश की तो वो बहुत डार्क हो जाएगा। और अगर उस स्प्रिंग को हम ओपन करेंगे तो वो कैसे दिखेगा आपको, वो स्टेन जो है वो डार्कली स्टेन नहीं दिखेगा, फेंट स्टेन दिखेगा, वो कलर फेंट हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक तो वो इनएक्टिव है और दूसरा वो डार्कली स्टेन है। वो डार्कली स्टेन क्यों है, क्योंकि वो कंडेंस होती है। देखिए आपके पास अगर वो पेन होगा तो वो स्ट्रिंग को थोड़ा हिला के देखिए, वो जो स्प्रिंग है उसे हिला के देखिए। अगर हम उसे छोटा कर दे और उसे अगर हम कलर दे दे तो आपको एकदम डार्क कलर दिखेगा, और जब हम उसे खुला छोड़ दे तो आपको कैसे दिखेगा, फेंट कलर दिखेगा। वैसे ही अगर वो कंडेंस स्टेज में है इसलिए वो क्या करता है, डार्कली स्टेन है। अगर हम उसे स्टेन करने की कोशिश करेंगे तो वो डार्कली स्टेन हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, कंडेंस पार्ट है ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये पार्ट है। देखिए एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर ही क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दोनों भी उस क्रोमोसोम्स के ही पार्ट होते हैं। जो ज्यादा कंडेंस पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और जो पार्ट कंडेंस नहीं है, जो थोड़ा फ्री है, उसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। अब हम हेटेरोक्रोमैटिन पहले देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे दिखते हैं। अब ये अगर हमें इनको रेक्टिफाई करना है तो वो कौन से स्टेज में दिखेंगे, वो दिखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज के स्टेज में। इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज की स्टेज में हमें यूकैरियोटिक सेल्स में ये वाले जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो इस क्रोमोसोम के ऊपर नजर आएंगे। गॉट इट। अब देखिए इनका लोकेशन क्या है। दे आर लोकेटेड नियर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको पता है ये क्रोमोसोम था, और बीच वाला स्ट्रक्चर जो था एक राउंडेड, उसे हमने बोला है सेंट्रोमियर। इसे हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर। और एक तो इस सेंट्रोमियर के पास वो प्रेजेंट है, या फिर ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं टीलोमियर। इस टीलोमियर के पास का जो स्ट्रक्चर है हो सकता है ये भी है हेटेरोक्रोमैटिन, और यहां वाले स्ट्रक्चर्स भी है हेटेरोक्रोमैटिन। गॉट इट। क्योंकि यहां वाला जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो कैसा होगा, ज्यादा कंडेंस होगा। कौन सा, टीलोमियर के रीजन, मतलब एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वो भी कंडेंस होगा, और जो सेंट्रोमियर के आजू बाजू वाला पार्ट होता है वो भी कैसा है, कंडेंस पार्ट है। और इसलिए ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनएक्टिव है, और वो डार्कली स्टेन भी होगा क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस है। गॉट इट। और अब देखिए जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो कैसा है, 2 to 3 टाइम्स रिचर इन डीएनए देन दी यूक्रोमैटिन। मतलब क्या, अब देखिए ये वाला जो हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट है, हमने अभी देखा, हमने क्या देखा कि वो एंड की तरफ भी है, वो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ भी है। फिर पार्ट बचता ही कितना है, जितना बचा हुआ पार्ट है वो किसका होता है, यूक्रोमैटिन का। और ये सेंट्रोमियर के दोनों साइड और एंड तरफ सब जगह पे आपको दिखेगा हेटेरोक्रोमैटिन। इसलिए ये ज्यादातर पार्ट जो है डीएनए का वो ले लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 to 3 टाइम रिचर इन डीएनए देन इन यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है वो कम है और हेटेरोक्रोमैटिन डीएनए के ऊपर ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या है। अब देखिए यूक्रोमैटिन मतलब क्या है। यूक्रोमैटिन मतलब इट इज अगेन क्या है, इट इज लोकेटेड ऑन द डीएनए ओनली। वो डीएनए के ऊपर ही उसका लोकेशन है, और डीएनए के ऊपर लोकेशन के साथ ही वो कैसा है, एक्टिव पार्ट है। डीएनए का वो एक्टिव पार्ट है। देखिए बहुत कम पार्ट है वो, क्योंकि हमने देखा हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा है, 2 to 3 टाइम्स रिचर देन दी यूक्रोमैटिन। मतलब इतना 2 to 3 टाइम्स मोर प्रेजेंट है वो पार्ट। बट यहां पे जो यूक्रोमैटिन है वो एक्टिव पार्ट है, वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में या रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। और इसलिए वो कैसा है, वो कंडेंस नहीं है,
और अगर वो कंडेंस नहीं है तो वो कैसा है, लाइटली स्टेन्ड पार्ट है। वो स्टेन लेगा बट लाइटली लेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के पास है ही नहीं। एक दूसरे के पास अगर वो होते मॉलिक्यूल्स तो वो स्टेन, सबके सब मॉलिक्यूल स्टेन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेनिंग का प्रोसेस, सबके सब स्टेन ले लेंगे, और अगर सबके सब स्टेन ले लेंगे तो वो डार्कली स्टेन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लाइटली स्टेन्ड है। और यहाँ पे इन रीजन्स को, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में भी, रेप्लिकेशन में भी, अब ये यूक्रोमैटिन के रीजन्स है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फास्ट रेप्लिकेटिंग रीजन्स। क्योंकि देखिए हमें पता है हमारे सारे सेल्स है 24/7 रेप्लिकेशन का प्रोसेस उनमें चलता है। रेप्लिकेशन आपको पता है, रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि फॉर्मिंग मल्टीपल डीएनए। मल्टीपल डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, और वो कौन से एरिया में होता है, वो होता है यूक्रोमैटिन में। गॉट इट? और अब यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडेंस स्टेट वाले। क्या है ये? एक रीजन है नॉन कंडेंस स्टेट में है, और वो रीजन है क्रोमोसोम के ऊपर। गॉट इट? हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन आप लोगों को क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। हमने अब क्या देखा है, डीएनए पैकेजिंग देखा, और बाद में डीएनए पैकेजिंग में हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है डीएनए पैकेजिंग वो देखा। और डीएनए या फिर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही दो रीजन्स होती है, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरी है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो ज्यादातर पार्ट डीएनए का एक्वायर कर लेती है। गॉट इट? और वो कैसी होती है, इनएक्टिव रीजन है। जो एक्वायर होती है हेटेरोक्रोमैटिन से वो रीजन इनएक्टिव है, क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस है, और उसके ही साथ वो क्या करती है, अगर वो कंडेंस रहेगी तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में? नहीं। और इस वजह से वो कैसी है, कंडेंस पार्ट है, वो इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगी, और वो डार्कली स्टेन्ड होगी। और उसका लोकेशन हमने कहाँ देखा, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ और टीलोमियर के पास। टीलोमियर मतलब होता है एंड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, और इतने पार्ट को वो एक्वायर कर लेगी। और दूसरा हमने देखा यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कैसा है, यूक्रोमैटिन को हमने कहा है एक्टिव रीजन है, क्रोमोसोम का एक्टिव रीजन, जो कि पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, एज वेल एज वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस, नॉट ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। और वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इन रीजन्स को क्या बोला जाता है, फास्ट रेप्लिकेटिंग रीजन्स। और क्योंकि वो कैसे है, दे आर नॉट कॉइल्ड, दे आर नॉट मोर कॉइल्ड। वो रीजन्स ऐसे है कि जो ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, उसमें ज्यादा सुपर कॉइलिंग आपको नहीं दिखेगा, इसलिए वो रीजन्स को क्या कहा गया है, फास्ट रेप्लिकेटिंग रीजन्स। और इसमें अगेन क्या होगा, वो कंडेंस रीजन नहीं है, इसलिए वो कैसे है, लाइटली स्टेन्ड है। और इसके पहले हमने क्या देखा, हमने देखा इसके पहले कि कैसे सुपर कॉइलिंग का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में होता है। अब डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा, सुपर कॉइलिंग होता है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है, और वहां पे हमने रोल किसका देखा, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज, दोनों का रोल देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने यूकैरियोट्स में देखा कि कैसे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोसोम किससे बनता है, न्यूक्लियोसोम कोर और डीएनए। न्यूक्लियोसोम कोर किससे बनता है, ऑक्टोमर से, और वो ऑक्टोमर किससे बनता है, वो बनता है हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कौन से है, 4 टाइप्स के हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब ये कैसे है, दो मॉलिक्यूल्स उस न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टोमर भी बोलते हैं। और अब उस न्यूक्लियोसोम कोर के ऊपर व्रैप होता है 2 टाइम्स डीएनए, और वो कितना है, 146 बेस पेयर्स का है। और वो रैपिंग होने के बाद उसके दोनों एंड को अगेन क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, किससे, हिस्टोन प्रोटीन ही है जिसका नाम है H1। और बाद में अगेन एक हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन से जोड़ा जाता है, जिसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। और वो लिंकर डीएनए एवरेज उसकी जो लेंथ है या फिर बेस पेयर्स उसमें कितने होते हैं, 54। ऐसे अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर्स का होगा, 200 बेस पेयर्स का था। और बाद में हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोसोम है
वो एक दो तीन चार ऐसे एक के पास एक के पास एक उनका लोकेशन हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, दे विल अपीयर लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे मोती की माला दिखती है वैसे दिखेंगे। और बाद में उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, सोलोनॉइड स्ट्रक्चर कहा। और बाद में हमें ये पता चला कि उस वजह से वो कैसे हो गए, कंडेंस हो गया है डीएनए, और कंडेंस होने के कारण वो उस छोटे से न्यूक्लियस में बैठ पाया है। गॉट इट? ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय।